नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज हम जुलाई महीने के वीकली करंट अफेयर को देखेंगे जो कि पहले वीक से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा सकता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग का या किसी भी स्टेट एग्जाम में कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किस देश की टीम ने जीता है? आपको पता ही होगा कि 29 जून को फाइनल T20 वर्ल्ड कप खेला गया जिसमें भारत जो है साउथ अफ्रीका को हराकर विजेता बने। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो T20 वर्ल्ड कप जो है ये 1 जून से 29 जून तक आयोजन किया गया। T20 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। यह जो है 9वां संस्करण था। विजेता है भारत और इसके कप्तान है रोहित शर्मा। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है, इसके कप्तान है एडम मार्करम। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज जो है जसप्रीत बुमराह को मिला गया है और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया है। वही सर्वाधिक रन जो है रहमानुल्लाह गुरबाज को दिया गया है और सर्वाधिक विकेट जो है अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35वें विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे से और कुछ जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो विक्रम मिस्त्री है वो विनय मोहन कात्रा का स्थान लेंगे। ये जो है 15 जुलाई 2024 को रिटायर हो रहे हैं। देखिए, जो विक्रम मिस्त्री है इसे चीनी विशेषज्ञ भी माना जाता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, देखिए ये जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। एंटोनियो कोस्टा जो है चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे। ये जो है 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी नियुक्ति हुई है और 1 अक्टूबर 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए यूरोपीय संघ के बारे से जान लेते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि maastricht संधि के द्वारा अस्तित्व में आया। maastricht संधि जो है 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था और यूरोपियन संघ में कुल 27 देश है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम देश पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उषा ठाकुर रिकेन। ठीक, देखिए डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो उषा ठाकुर है उसको उसके हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, विश्व हिंदी सम्मान जो है विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फिजी में आयोजित किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा है। ठीक है, तो देखिए सबसे तेज मतलब यह है कम से कम बॉल में दोहरा शतक बनाने वाली महिला बनी हुई है। भारत के आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है एकमात्र टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो देखिए शेफाली वर्मा जो है ये एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा है। मतलब इससे पहले जो है यह खिताब जो है सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल के पास था, लेकिन अब जो है शेफाली वर्मा के पास आ गया है। देखिए, जो शेफाली वर्मा जो है 194 गेंद में दोहरा शतक कंप्लीट किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और वही यदि हम बात करते हैं सदरलैंड की, तो सदरलैंड जो है 248 गेंद में दोहरा शतक बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने पहला त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभियान शुरू किया है? तो देखिए, जो त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास है ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के मध्य जो है। और ध्यान रखेंगे ये पहला जो है त्रिपक्षीय अभ्यास है। देखिए, ये जो अभ्यास है 27 जून को आयोजित किया गया। जापान के बारे से यदि हम देखें तो जापान, इसकी राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और मुद्रा जापानी येन है।
देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरे सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30वां सेना प्रमुख बनाया गया है। ये जो है मनोज पांडे का स्थान लेंगे। चलिए भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। तो जो भारतीय सेना जो है ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वां क्रम के हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए T20 वर्ल्ड कप में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, आपको पता ही होगा अंतिम ओवर में इन्होंने शानदार कैच लिया था। देखिए सूर्य कुमार यादव जो है ये डेविड मिलर का कैच लिए थे। देखिए भारत जो है विजेता है, इन्हें 20.42 करोड़ रुपया का इनामी राशि भी मिला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो देखिए अभी जो ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ विजयी होने के बाद भारत के 3 खिलाड़ी जो है संन्यास ले लिए हैं। ये जो संन्यास है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से है। ठीक है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा है। तो ये 3 खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 से संन्यास ले लिए हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जडेजा जो है अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 74 मैच खेले हैं। ठीक, जिसमें 54 विकेट और 515 रन भी बनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसका जो आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा और ये संपन्न भी हो चुका है, जो कि 3 और 4 जुलाई को था। देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत GPAI के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो है किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किया गया है। आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू है। राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ साथ PM किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए भुगतान भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? देखिए जो लियोन मास्टर खिताब जो है ये विश्वनाथ आनंद द्वारा जीता गया है। पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीता है। देखिए ये 10वीं बार जीता है, जो कि सबसे पहले बार तो जो है 1996 में जीता है और अभी वर्तमान में 2024 में। देखिए 30 जून को खेला गया था और फाइनल में स्पेन के जेमेस्टोस लतासा को 3-1 से हराकर लियोन मास्टर खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए जो आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है ये भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। यह जो टूर्नामेंट है 55 मैचों का होगा, जैसा कि अभी T20 वर्ल्ड कप खेला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है थाईलैंड। तो देखिए भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री का आयोजन किया जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभ्यास मैत्री है ये 13वां संस्करण है। ठीक, भारत और थाईलैंड जो है संयुक्त रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। यदि हम पिछला संस्करण की बात करते हैं तो 2019 में हुआ था उम्रोई मेघालय में। थाईलैंड की यदि हम बात करते हैं तो देखिए थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बात और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है श्रेथा थाविसिन है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी जो है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। देखिए यदि हम हंगरी की बात करें तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, राष्ट्रपति तमस सुलियोक है और प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन है। तो इतना इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत जो है कुल 8 पदक जीते हैं। देखिए इसमें देखिए जो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है
ये अम्मान जॉर्डन में आयोजित किया गया था। भारत जो है कुल 8 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर है? यदि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 का, तो इसमें जो है शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। यदि हम IMF की बात करते हैं तो IMF का जो प्रबंधक निदेशक है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1945 में हुआ था। मूल संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो देखिए भारत जो है 72वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो देखिए भारत जो है मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सबको फिल्टर करके रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको मिलते ही रहेगा और मुझे भी कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, इसका जो संस्करण है ये 16वां संस्करण है और 3 जुलाई से ध्यान रखेंगे उमरोई मेघालय में होगा। ठीक, चलिए समापन की बात करते हैं तो 16 जुलाई को समापन हो गया, यानी कि 3 जुलाई से 16 जुलाई तक यह अभ्यास चलेगा। मंगोलिया की बात करते हैं, इसकी राजधानी जो है उलान बटार है, मुद्रा मंगोलाई तुगरिक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो है UNODC जो है ये जो है विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। अपराध और नस्ली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC ने हाल ही में अपनी वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देखिए नस्ली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। यदि हम बात करते हैं इस रिपोर्ट का तो देखिए पिछले 2 साल में ये जो है 20% की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं? ठीक है, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की ओर से ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या है। देखिए भारत की T20 इंटरनेशनल विश्व कप जीत के बाद हार्दिक पांड्या पुरुष ऑलराउंडर की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ऑलराउंडर ने उपलब्धि हासिल किया है, ध्यान रखेंगे। यदि हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 144 रन बनाए हैं और साथ ही साथ 11 विकेट भी लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 20 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। इस तरह से शानदार प्रदर्शन भी किए हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, भारत विजेता और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत विजेता और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पी गीता। पी गीता को पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यदि हम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं तो भारत का स्थान 63वां। ध्यान रखेंगे कुछ सूचकांक होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसको याद रख लेना है। देखिए भारत का स्थान जो है 63वां है। यदि पहले स्थान की बात करते हैं तो स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। देखिए रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? SCO का मतलब होता है शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। इसका जो आयोजन जो है कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक, कजाकिस्तान को भी अस्ताना जगह में। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं, भारत की तरफ से एस जयशंकर जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो राजधानी अस्ताना है, मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण जो है चीन में किया गया है। देखिए यदि हम चीन की बात करते हैं तो राजधानी बीजिंग, मुद्रा जो है रेन मिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास जो है भारत के साथ जो होता है वो हैंड इन हैंड है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यही है यांगसी। यदि हम चीन की कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं तो देखिए
चीन जो है चंद्रमा के डार्क साइड से मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही साथ हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन भी यही है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके-2 लॉन्च भी किया है। तो ये सारी चीजें है जो कि चीन की उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। देखिए, संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के तौर पर बेलारूस को शामिल किया गया है। संघाई सहयोग संगठन जो है ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया जा रहा है और ये जो है 24वीं बैठक है। ठीक, इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को जो है 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चलिए, यदि हम बेलारूस की बात करते हैं तो इससे पहले जो है पर्यवेक्षक देश के तौर पे शामिल होते थे। देखिए, यदि हम संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो देखिए जून 2001 में 5 देश जो है शामिल हुआ, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक, तो इस तरह से 5 देशों के साथ ये जो है संगठन अस्तित्व में आता है। 2017 में यदि हम बात करते हैं तो 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इस संगठन में शामिल होता है और ईरान जो है 2023 में शामिल होता है और बेलारूस जो है 2024 में शामिल होता है। तो इस तरह से कुल 10 जो है सदस्य के तौर पे हम देखते हैं। 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का नई दिल्ली में जो है 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया जाएगा। देखिए, पहली मामला है जो भारत को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करने का अवसर मिला है। यदि हम विश्व धरोहर समिति की बात करते हैं तो जो मानवता के सबसे कीमती सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनेस्को का यदि स्थापना की बात करते हैं नवंबर 1945 में होता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे एजोले है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा अपोफिस क्या है? तो देखिए, अपोफिस जो है एक क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह अपोफिस, जिसे वर्तमान युग का सबसे खतरनाक 370 मीटर व्यास वाला क्षुद्र ग्रह माना जाता है। 13 अप्रैल 2029 को और फिर 2036 को हमारे पास से ये गुजरेगा। एस सोमनाथ की बात करते हैं तो इसरो के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो ऋषि सुनक थे। देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुआ इसमें जो लेबर पार्टी की जीत होती है। अब इस लेबर पार्टी के जो नेता हैं कीर स्टारमर, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। ध्यान रखेंगे, अब तक जो है 15 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी जो है शासन कर रहे थे। लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। देखिए, यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं यानी कि इंग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें 2 सदन है। जैसे हमारे यहाँ भारत में 2 सदन देखने को मिलता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसी तरह जो है यहाँ भी है, जो ऊपरी सदन है इसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं और जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव हुआ है जिसमें 650 सीट था। इस 650 सीट में 412 सीट जो है लेबर पार्टी को मिलता है और वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के उप मुख्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.एस. राजा सुब्रमणी। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान लेंगे। आपको बता दूं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है 30वें सेनाध्यक्ष बने हैं। तो इनके जगह पे अब जो है एन.एस. राजा सुब्रमणी जो है उप सेना प्रमुख के तौर पे कार्य करेंगे। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है, कि हवा से सतह पर, कि हवा से हवा पर, कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से सतह। ठीक है, तो ये जो रुद्रम 1 मिसाइल है ये हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, चलिए इसके बारे से और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ध्यान रखेंगे ये जो है अपना पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है रुद्रम 1। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये जो है हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और ये जो है भारतीय वायु सेना के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, ये जो रुद्रम 1 है ये हवा से जमीन पर वार कर सकती है। ठीक है, ऐसी कई मिसाइल भी होती है जो कि जमीन से जमीन पे भी वार करती है, साथ ही साथ जमीन से हवा में भी वार करती है। तो देखिए, इस मिसाइल को वायु सेना के सुखोई
30 MK1 फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया जाएगा और इस तरह से इसको लॉन्च किया भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए संपूर्णता अभियान जो है चालू करने वाले हैं वो है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान चालू किया गया है। ये जो है 4 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। ठीक, देखिए नीति आयोग ने देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 30 सितंबर तक चलने वाला 3 महीने लंबा संपूर्णता अभियान शुरू किया। देखिए महत्वाकांक्षी जिला, ठीक, और महत्वाकांक्षी ब्लॉक, आपको पता होगा कि नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिला और महत्वाकांक्षी ब्लॉक बनाया गया है। इसके तहत जो वहां के लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, जैसे कि जनजाति क्षेत्रों में खास तौर पे देखा जाएगा ये चीज, वहां के लोगों का विकास किया जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो उसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान चालू किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। चलिए देखिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2005 को हुआ था। इससे पहले योजना आयोग चलता था। उस योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो नीति में देखिए एन से नेशनल है, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आई से इंडिया, यानी कि नीति आयोग का मतलब ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। ध्यान रखेंगे नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीति आयोग के बारे से, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो आपको बताना है कि सबसे महंगा शहर कौन सा है प्रवासियों के लिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। देखिए मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है। मतलब यदि आप यहाँ पे रहने के लिए, निवास करने के लिए किसी कार्य से संबंधित जाते हैं तो हांगकांग जो है आपको महंगा पड़ेगा। वही दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, ठीक, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और चौथे नंबर पे जिनेवा है। वही यदि हम सबसे कम व्यय वाले शहर की बात करते हैं तो अबुजा जो कि नाइजीरिया का है और उसके बाद जो है लागोस, ये भी नाइजीरिया का है। तो सबसे कम जो है अबुजा है और सबसे अधिक महंगा जो है सिटी वो हांगकांग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा। देखिए इसका मेजबान जो है पाकिस्तान के हाथों में है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक यह जो है खेल का आयोजन किया जाएगा। यदि पूर्व विजेता की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान जो है पूर्व विजेता रहे हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को और देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। देखिए हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जो कि 15वां संस्करण था और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत है। ध्यान रख लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खेला गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत जो है विजेता रहे हैं और साउथ अफ्रीका जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक है, इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों में संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, वही यदि हम बात करते हैं आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, तो ये अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, 13वां संस्करण था। विजेता की यदि हम बात करें तो इसके विजेता जो है भारत है और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, यदि हम आईसीसी की बात करते हैं, देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वैश्विक स्तर पे जो शीर्ष संस्था है क्रिकेट के संबंध में वो आईसीसी है। और यदि हम अपने भारत की बात करते हैं तो बीसीसीआई है। बीसीसीआई ये भारत के लिए है और आईसीसी जो है वैश्विक रूप से है। यदि हम आईसीसी की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है। तो देखिए इतना सारा फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले क्वेश्चन एक आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो है एलआईसी के एमडी और सीईओ दोनों बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी।
देखिए एलआईसी ने अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में एक बार फिर नियुक्त किया, मतलब इससे पहले भी वो नियुक्त हुए थे। यदि हम एलआईसी की बात करते हैं तो देखिए एलआईसी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आज मार्च 2024 की स्थिति में 630 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। यदि बोला जाए, क्वेश्चन देखिए बनता है ऐसा कि भारत की सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एलआईसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इग्नू भी बोलते हैं। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए, ध्यान रखेंगे एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इससे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में भगवत गीता डिग्री कोर्स को लेकर कोई डिग्री नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो ये पहली बार है कि एक डिग्री के रूप में भगवत गीता को शामिल किया गया है। देखिए इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे कई यूनिवर्सिटी है जिसमें वैकल्पिक तौर पे इसे पढ़ाया जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से डिग्री के रूप में इसे कभी नहीं पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है? आपको पता होगा कि उड़ीसा का जो रथ यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है। देखिए उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा, ठीक है, और भगवान सुदर्शन की बीच प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है। तो ध्यान रखेंगे जो रथ यात्रा है उड़ीसा के पुरी से संबंधित है, और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा, ये 3 मुख्य रूप से देवता दिखाई देते हैं। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से कलिंग स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। ध्यान रखेंगे पहली बार जो है एक लंबे अरसे बाद जो है उड़ीसा में भाजपा का सरकार आया है। इससे पहले जो है उड़ीसा के क्षेत्रीय शासक, जैसे यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जो है यहाँ पे सर्वाधिक काल तक शासन किए हैं। तो इस बार हमें भाजपा का शासन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। राज्यपाल की बात करते हैं तो रघुबर दास है, ठीक है। यहाँ प्रमुख रूप से जो नेशनल पार्क है भीतरकनिका, सिमलीपाल है। झील की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे चिल्का झील प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलिए आप देख सकते हैं चित्र को, ये जो चित्र है ये गुफा पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जंगली सुअर का शिकार करते हुए मानव दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों वाली 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, जो अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला है, ठीक। चलिए इंडोनेशिया की बात करते हैं तो राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ध्यान रखेंगे जो जोरावर है ये क्या है? टैंक है, स्वदेशी लाइट टैंक है। ये जो जोरावर है डीआरडीओ और साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो दोनों के संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 7 फरवरी 1946 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष जो है एस.एन. सुब्रमण्यम है, ठीक है। चलिए तो फैक्ट है आपको याद करना है, यदि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं तो चीजें आपको अधिक मात्रा में याद भी हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर से संबंधित आते रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि जो उदयगिरी गुफा है ये किस राज्य में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। देखिए यह जो गुफा है उड़ीसा में है। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो अभी मैंने उड़ीसा के बारे में बताया, फिर से बता देता हूँ। राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुबर दास, नेशनल पार्क भीतरकनिका, सिमलीपाल। झील की बात करें तो चिल्का झील है जो कि खारे पानी का झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की जो पहली वित्त मंत्री है
राचेल रिव्स। तो राचेल रिव्स जो है यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर की नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टारमर ने राचेल रिव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, जो पहला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है, यानी कि जो स्टारमर सरकार है ये लेबर पार्टी की सरकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के बारे से कुछ और जान लेते हैं। इसकी राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। सैन्य अभ्यास की बात करते हैं जो कि भारत के साथ हमें देखने को मिलता है, तो यह है कोकड़ और अजय वारियर। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो FATF में अध्यक्ष के रूप में जो है एलिसा डे एंडा माद्राजो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 एलिसा डे एंडा माद्राजो। चलिए इसके बारे से और जान लेते हैं। तो देखिए एलिसा डे एडा माद्राजो जुलाई 2024 से जून 2026 तक FATF के अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। टी राजा कुमार की स्थान लेगी जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो FATF है इसके यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। संस्था है, मुख्य रूप से वित्तीय संबंधित कार्य को देखती है और देशों को रैंकिंग प्रदान भी करती है। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। स्थापना जुलाई 1989 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है? तो कृषि राज्य पुरस्कार के विजेता हैं महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे पुरस्कार ग्रहण करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और वही हमारे ये सड़क मंत्री है और साथ ही साथ पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है यहाँ पे। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है 2021 के बाद अपनी पहली जीत हासिल की है, यानी कि इससे पहले वो जो है 2021 में विजयी हुए थे। दुनिया का पहला CNG दोपहिया वाहन फ्रीडम 125 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए ये CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली जो बाइक है उसको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बजाज। तो बजाज कंपनी जो है ऐसा बाइक लॉन्च किया है। देखिए मार्केट में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च कर दिया गया है। यह एक डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस बाइक है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चलती है। CNG इसका मुख्य घटक है मीथेन। CNG का पूरा नाम मैंने आपको बताया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक, देखिए भारत में CNG के वितरण को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है। ठीक, तो यह है इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने पहली बार पोर्न पासपोर्ट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B स्पेन। ठीक है, देखिए नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में स्पेन सरकार द्वारा जारी एक फोन एप्लीकेशन को लागू करने जा रहा है, जिसके लिए वैध सामग्री देखने के लिए एक डिजिटल ID और सीमित संख्या में क्रेडिट की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा भारत जिस देश में जहां सबसे सर्वाधिक रूप से पोर्न मूवी देखा जाता है, पोर्न वीडियो देखा जाता है, वही स्पेन सरकार द्वारा किया गया इस तरह का कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्पेन के बारे से यदि हम जानते हैं तो स्पेन जो है यूरोप में पड़ता है। ठीक है, जैसे इंडिया जो है एशिया में पड़ता है। ठीक, तो राजधानी स्पेन की मैड्रिड है। मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नवीन मुख्यमंत्री बने हैं। ये तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण किए हैं। इससे पहले जो है ध्यान रखिए ED के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण इस्तीफा दे दिए थे और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर ये जैसे ही वापस आए तो पुनः मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ग्रहण कर लिए। ठीक है, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है कौन? तो राज्यपाल CP राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C मॉस्को। तो मॉस्को में 12वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूस के प्रथम उप
प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटूरो ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहाँ ये हो रहा है आयोजन? तो मॉस्को में हो रहा है। यदि हम रूस की राजधानी की बात करते हैं तो मॉस्को है, ध्यान रख लेंगे। मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सैन्यभास की हम बात करते हैं जो भारत के साथ होता है तो इंद्र है, एविया है, इंद्र सुदर्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 किस देश में संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। देखिए, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के जोहोर में संपन्न हुई है। मिश्रित युगल फाइनल में अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा की भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की है। तो ध्यान रखिए, मिश्रित युगल में अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा जो है जीत हासिल किए हैं। वही हम बात करते हैं पुरुष युगल खिताब में, तो अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीत दर्ज की है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव सितवाला। ध्यान रखिए, ध्रुव सितवाला जो है पंकज आडवाणी को हराकर पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्रुव सितवाला। ये कहाँ हुआ है? देखिए, सऊदी अरब के रियाद में जो ये खेल जो है संपन्न हुआ है। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ द्वारा सऊदी अरब के रियाद में 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पारी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जो है प्रोजेक्ट पारी जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक, देखिए, विश्व धरोहर समिति की आगामी 46वीं बैठक के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए परियोजना पारी यानी कि देखिए, पी से पब्लिक, ए से आर्ट, ठीक है, ए आर से आर्ट और आई से इंडिया, तो पारी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। कहाँ? तो नई दिल्ली। किसके द्वारा? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने परियोजना पारी भारत की सार्वजनिक कला शुरू की है, जिसे ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ना? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को किया गया है, और ये जो है एचसीएल के चेयरपर्सन है। ठीक, देखिए, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार फ्रांस और भारत के बीच व्यापार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षारोपण हेतु मित्र वन मिशन किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, इस तरह का जो मिशन है हरियाणा सरकार द्वारा भी चालू किया गया, और यदि हम अभी केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, तो एक पेड़ मां के नाम से भी अभी हाल ही में योजना लाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वन मित्र स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर हरियाली बढ़ाना है। ठीक, चलिए, इसके तहत देखिए, अन्य जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक होंगे वो पीवी सिंधु है, और साथ ही साथ शरद कमल। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक, पीवी सिंधु जो कि लगातार 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है, साथ ही साथ शरद कमल शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ दी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगन नारंग। ठीक है, इससे पहले जो है मैरी कॉम को चयन किया गया था, लेकिन निजी कारणों से ये हट गई पद से और इसके जगह पे गगन नारंग को लाया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल सम्मान व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है
रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, तो जैसे भारत का भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी प्रकार जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर को पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो थे वो है राहुल द्रविड़। तो आपको पता ही होगा कि राहुल द्रविड़ जो है T20 वर्ल्ड कप विजय होने के बाद राहुल द्रविड़ जो है कोच के रूप से पद त्याग दिए हैं और इनके जगह पे गौतम गंभीर को अब लाया गया है। देखिए गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वे दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। इनका जो कार्यकाल है जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक का है, ठीक, जो कि अगले वनडे विश्व कप तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम सौम्या स्वामीनाथन की बात करें, WHO है ना, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रहे हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। ध्यान रखेंगे ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे कई अनियमितता देखने को मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार जो है, ठीक है, जांच से शुरू कर दिया है। देखिए यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैलता है। ठीक, यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य भी है। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मोहन यादव है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। लोकसभा कुल 29 है और राज्यसभा 11 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 133वां। तो 133वां जो है डूरंड कप इस बार खेला जाएगा। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल का खेल है। देखिए इसका संस्करण 133वां है। प्रारंभ 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कोलकाता, जमशेदपुर, शिलांग और कोकराझार, तो इन 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो एशिया की सबसे पुरानी मौजूदा फुटबॉल प्रतियोगिता है और दुनिया भर में 5वीं सबसे पुरानी है। पिछले साल फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराने के बाद मोहन बगान डूरंड कप के गढ़ विजेता बन गए हैं। ठीक है, तो मोहन बगान जो है पिछला विजेता बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन। तो वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखिए आपको पता ही होगा कि यूक्रेन को सदस्य के रूप में रखने का नाटो का मंशा है। ठीक है, और इसी कारण जो है यूक्रेन जो है नाटो का संगठन में शामिल ना हो, इसलिए जो है रूस जो है यूक्रेन पर इस बार पिछले साल जो है आक्रमण किया था, हमला किया था। रूस का कहना है कि यूक्रेन जब नाटो का सदस्य हो जाएगा तो यूक्रेन की सीमा पर, जो कि रूस की सीमा पर भी पड़ता है, तो वहां पे अमेरिकी सेना तैनात हो जाएगा, जो कि रूस के लिए खतरा है। ठीक है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने। ठीक, देखिए यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर विचार भी किया जाएगा। देखिए नाटो का कुल 32 सदस्य है। यदि हम अंतिम सदस्य की बात करते हैं तो 32वां सदस्य जो है स्वीडन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अध्यक्ष जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। देखिए अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। तो नरेंद्र मोदी जो है तीसरा प्रधानमंत्री है जो कि ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और 2 बार जो है इंदिरा गांधी जो है ऑस्ट्रिया का दौरा कर चुके हैं। और ये 41 साल बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई प्रधानमंत्री जो है
ऑस्ट्रिया दौरों पर जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे। आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है वो रूस के पास है, और अभी जितना भी ब्रिक्स में सम्मेलन होगा, ठीक है, वो सारा का सारा रूस में ही होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। यदि हम 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का विषय की बात करते हैं तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है, ये इसका क्या है, विषय है। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो झारखंड के रांची में देखिए विकलांगों के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में कुछ भी चीज यदि पहला पहला होता है ना, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, रांची में विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह है पूर्वी भारत का। शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन के बारे से आपको बता दो कि हाल ही में चंपई सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने थे, तब जब हेमंत सोरेन जो है जेल में गए। चंपई सोरेन ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए और जमशेदपुर में पंडित रामनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा भी की है। तो इस दौरान जो है इन्होंने इस विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा भी की है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें पूरे पाठ्यक्रम की फीस कवर की जाएगी और मेधावी अनाथ और विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती गंतव्य बनकर कौन उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। तो देखिए, वियतनाम जो है अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती मतलब सबसे अच्छा जगह है, जहां पैसा भी कम लगेगा और आपको सुविधा भी बहुत सारी मिलने वाली है। तो ऐसे अप्रवासी के लिए सबसे बेहतर जगह जो है वियतनाम बन चुका है। और ये रिपोर्ट किसका है? तो इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, जिसमें पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स श्रेणी 2024 में अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों के नाम जारी किए हैं। ठीक, वियतनाम जो है लगातार तीसरे वर्ष जो है सबसे किफायती गंतव्य है। यदि हम शीर्ष 10 देश की बात करते हैं तो सबसे टॉप में वियतनाम है, उसके बाद कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर पनामा, फिर फिलीपींस, फिर भारत, मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील, चीन, इस तरह से है। इसमें जो 6 देश है वो एशिया महाद्वीप का है। तो इससे यही समझ में आता है कि एशिया महाद्वीप जो है अप्रवासियों के लिए सबसे बेहतर गंतव्य स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी, सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्री रिट्रीट। देखिए, बिम्स्टेक के यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ है? तो 11 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। और इसका मेजबान किसने किया है? ठीक है, अध्यक्षता करने वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए बिम्स्टेक के बारे से कुछ और बता देते हूँ। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 के हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और वर्तमान अध्यक्ष जो है इंद्रमणि पांडे हैं। और देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है सितंबर 2024 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होना है, जो कि थाईलैंड में होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट जारी करता है विपो। विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है। ठीक है, तो भारत को जनरेटिव एआई नवाचारों में जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ जनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन सबसे पहले स्थान पर है, देखिए 38,210 है। अमेरिका दूसरे स्थान पर, कोरिया गणराज्य तीसरे स्थान पर, जापान चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र निकाय बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विपो के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर कितने होने का अनुमान है? तो देखिए 2024 में जो है भारत का रोजगार वृद्धि दर जो है वो 6% होने का अनुमान है। ठीक, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 3.2% की तुलना में वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि अंतिम रूप से बढ़कर 6% हो जाएगी। देखिए 2023 में कितना है? तो 3.2% है और वही 2024 में 6% होने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखेंगे, आरबीआई की यदि हम बात करते हैं तो आरबीआई देखिए ये शीर्ष बैंक है,
सभी बैंकों का बैंक कहलाता है और ये सरकार का भी अपना एक बैंक है। ये आरबीआई जो है ये मॉनेटरी रूल्स लागू करवाते हैं। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स बैंक रेट, ये सारे रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है और जो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो है वो आरबीआई का ही होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीआई को भी आप ध्यान रख लेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में लगभग 4.67 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई, जिसमें देश में कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या 64.33 करोड़ हो गई है। देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो हो सकता है बीजेपी शासित किसी स्टेट में या फिर केंद्र सरकार का कोई एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून। देखिए 25 जून को जो है ना इमरजेंसी लागू हुआ था, इसलिए इमरजेंसी लागू करने वाले कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, या श्रद्धांजलि देने के लिए, संविधान को श्रद्धांजलि देने के लिए, आपको पता ही होगा कि जब से इमरजेंसी लागू हुआ तब से जो लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उसे जेल अंदर बिना किसी जुर्म के ही अंदर कर दिया जाता था। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, ध्यान रखेंगे, और इस समय सरकार जो है सत्ता का दुरुपयोग भी किया था। ठीक, तो भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। ठीक है, ऐसी विश्वास को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का कदम उठाया भी जाता है। देखिए सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली IAF की पहली महिला पायलट कौन थी जो पिच ब्लैक अभ्यास में भाग ले रही है? आपको मैंने पहली क्वेश्चन के माध्यम से बताया कि पिच ब्लैक अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और इस अभ्यास में जो है सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने वाली है और ये है भावना कंठ। पहली बार भावना कंठ जो Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली IAF की पहली महिला पायलट है। पिच ब्लैक अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी द्विवार्षिक पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के डार्विन हवाई अड्डे पर उतर चुकी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए पिच ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अभ्यास पहले जो शुरू जो है, यह अभ्यास जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन क्षेत्र में रात में होता था, इसलिए इसका नाम पिच ब्लैक पड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स स्टोलनबर्ग। ठीक, तो नाटो के महासचिव हैं जेम्स स्टोलनबर्ग और इसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। देखिए यदि हम नाटो की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। अध्यक्ष जेम्स स्टोलनबर्ग है। सदस्य देश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कुल 32 सदस्य देश है और 32वां जो सदस्य देश है वो है स्वीडन। ठीक, देखिए ये हाल ही में स्वीडन को 32वां सदस्य के तौर पर मान्यता प्राप्त हुआ है और यह जो है एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि नाटो का 32वां या फिर नवीन सदस्य देश कौन है? तो स्वीडन है। और कितने देश हैं? ठीक है, तो 32 देश। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने जारी किया है? तो देखिए इस तरह का रिपोर्ट जो है जारी करने वाले हैं नीति आयोग। तो SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है, आपको बता दूं कि विश्व बैंक द्वारा जो है इस प्रकार का कुल 17 लक्ष्य को चिन्हित किया गया है जिसे पूरा करने का सभी देशों को क्या है लक्ष्य दिया गया है। ठीक, देखिए नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 यानी टिकाऊ विकास सूचकांक में उत्तराखंड और केरल ने टॉप स्थान हासिल किया है। देखिए इसके जो ये रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड और केरल जो है पहले नंबर पर है। नीति आयोग इस इंडेक्स की मदद से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर विकास का मूल्यांकन करता है। SDG इंडिया इंडेक्स 1 से 100 के पैमाने पर 16 लक्ष्यों में प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस बार इसने इन पैमानों के आधार पर केरल और उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में नंबर 1 की रैंकिंग दी है, जबकि बिहार 57 रैंकों के साथ जो है सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। देखिए नीति आयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, 2014 में भाजपा का शासन आया था और उन्होंने बाद में इसे जो योजना आयोग है उसे नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है
इसका जो अध्यक्ष होता है पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है वीवीआर सुब्रमण्यम जी है। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है कोपा अमेरिका का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। 15 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीता है। 108 साल के इतिहास में दूसरी बार था जब कोपा अमेरिका फुटबॉल जो है दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित किया गया। नहीं तो हर बार हमें क्या देखने को मिलता है, यह जो कोपा अमेरिका का जो आयोजन होता है वो दक्षिण अमेरिका में ही होता था। 2016 और 2024 में दोनों बार इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। कोपा अमेरिका प्रतियोगिता के इतिहास में अर्जेंटीना जो है सबसे सफल टीम है, जो कि 16 बार अब तक जीत चुके हैं। वही हम बात करते हैं कि उरुग्वे की, तो ये जो है दूसरे नंबर पे है और ब्राजील जो है तीसरे नंबर पर है। देखिए कोपा अमेरिका जो खेल है इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये जो है दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसे 1916 में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल शासी निकाय द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। यूरो कप 2024 का खिताब जो है स्पेन ने जीता है। स्पेन की फुटबॉल टीम, जिसे ला रोजा के नाम से भी जाना जाता है, 14 जुलाई 2024 को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हम यूरो कप भी कहते हैं, का खिताब जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्पेन जीता है और विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। देखिए जो यूरो कप है ये चैंपियनशिप की शुरुआत जो यूरोपीय राष्ट्र कप के रूप में हुई थी और 1968 में इसका नाम बदलकर जो है यूरो कप कर दिया गया था। ठीक है, यूईएफए यानी कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। यदि हम इस प्रतियोगिता की बात करते हैं तो सबसे सफल जो टीम है वह स्पेन है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो है केपी ओली बने हैं। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई यूएमएल के नेता केपी ओली शर्मा ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो नेपाली कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुई है। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेपाल की हम बात करते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ध्यान रखेंगे चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी को हराया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और विजेता में विजयी स्वरूप जो है इसे 28.5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी? देखिए महिला की यदि हम बात करते हैं विंबलडन महिला विजेता तो वो है बारबोरा, और वही हम पुरुष विजेता की बात करते हैं तो कार्लोस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। विंबलडन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, चारों ग्रैंड स्लैम अपने अपने इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। देखिए स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा है। यानी कि पिछला बार भी जो है विंबलडन खिताब जीते थे। अपने सफल खिताब बचाव के साथ अल्कराज रोजर फेडरर के साथ विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कितना? तो टोटल 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन इन्होंने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से, कहां से? तो इंदौर से राज्य से सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया है। ठीक, यदि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है और इन्होंने पाकिस्तान को हराया है। देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब सुरक्षित रखने के लिए इंडिया चैंपियन ने रोमांचक फाइनल में
पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अबांती रायडू के विस्फोटक 50 रनों की बदौलत जो है 19.1 ओवर में 159 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य को प्राप्त किया है। ठीक है, तो फाइनल मैच में जो है अबांती रायडू 50 रन बनाए हैं, गुरकीरत सिंह मान जो है 34 रन और यूसुफ पठान जो है 30 रन बनाए हैं। इस तरह से भारत जो है पाकिस्तान को हराकर यह कप अपने नाम किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार है। वेब्स बोला गया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो देखिए ये कब होगा, तो 20 से 24 नवंबर को होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोवा में आयोजन होगा। ठीक, देखिए भारत 20-24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव जो है नई दिल्ली में की है। देखिए इनका यह कहना है कि भारत जो है दुनिया का कंटेंट क्रिएशन हब के रूप में जाना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। देखिए पीएम मोदी ने मुंबई में कहा, तो मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो 16,000 करोड़ रुपए जो है परियोजना लागत है। यह जो है थाने बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का जो यात्रा समय है 1 घंटे से घटकर अब 12 मिनट हो जाएगा। पहले कितना था, थाने से बोरीवली जाने तक पहले 1 घंटा लगता था, अब वही 12 मिनट में यह सफर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत में जो है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रारंभ किया जाएगा। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी जो है सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट एजेंसी है। इसकी यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो 1947 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो टीम इंडिया के हेड कोच जो है गौतम गंभीर बने हैं। यदि हम इससे पहले बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ बने थे। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ जो है इससे पहले थे। और आपको बता दूं कि T20 इंटरनेशनल जो खेल है इसमें भारत विजयी हुए थे। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया और इसके बाद राहुल द्रविड़ जो है वो कोच के तौर पर संन्यास ले लिए हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुबई में पहला जो है 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का क्या हुआ है, परीक्षण हुआ है। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले, ध्यान रखेंगे, दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण का संचालन शुरू कर दिया है। ये जो एब्रा है 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। आपको पता ही होगा कि अभी जैसे जियो, एयरटेल है ना, वोडाफोन आइडिया, ये जो कंपनियां हैं अपने जो प्लान है उसको महंगा कर दिया गया है। और जो बीएसएनएल का जो है छवि वैसे ही बहुत खराब थी, क्योंकि जो बीएसएनएल में है बहुत सारी शिकायतें आती थी, जैसे नेट स्लो है या फिर कॉल ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसा बहुत समस्या है जिसकी वजह से लोग जो है बीएसएनएल की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सरकार की अच्छी पहल है, अभी जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नई नियुक्ति की है, ये सोचकर कि अब आने वाले समय में बीएसएनएल को भी कॉम्पिटिशन में लाया जाएगा। देखिए यदि हम बीएसएनएल की स्थापना की बात करते हैं तो 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, तो जो पहले का जो पूर्वानुमान था उससे बढ़ाकर जो है 7% कर दिया है। देखिए यदि हम IMF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में होता है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है और उप प्रबंध निदेशक जो है गीता गोपीनाथ है। तो गीता गोपीनाथ का आप नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि भारत की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाडला भाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? लाडला भाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाडली बहन योजना थी जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही फ्लैगशिप योजना था सरकार का। ठीक है, वैसी इसी तर्ज पे जो है लाडला भाई योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और यह जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक, देखिए इसके तहत जो डिप्लोमा होल्डर्स है उसको 8,000 रुपये और ग्रेजुएटेड जो है उसे 10,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा।
महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, राजधानी मुंबई, राज्यपाल रमेश बैस। नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कई बार एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित कुछ नेशनल पार्क को भी पूछ लिया जाता है, तो ऐसे में आप ये सब याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। ध्यान रखेंगे ये जो है 19 जुलाई से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। कहाँ? दम्बाला में। देखिए तो दो समूह में बांटकर इस खेल को संपन्न कराया जाएगा। समूह ए में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात है। वही समूह 2 में श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया है। श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है कोलंबो है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति जो है रनिल विक्रमसिंघे है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक, भारत के साथ जो श्रीलंका के जो संयुक्त अभ्यास होता है मित्र शक्ति और श्रीनेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है खेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। देखिए पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत। ध्यान रखेंगे कीर्ति का यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण जो है इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए नेल्सन मंडेला दिवस जो है प्रति वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। हर वर्ष 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है, जो इतिहास के सबसे प्रेरक व्यक्तियों में से एक के जीवन के स्थायी विरासत का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद इस दिन को पहली बार जो है 18 जुलाई 2010 को औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तब से लेकर अब तक 18 वर्ष को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ बावा। भारत के उभरते स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ बावा को WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। जो मैच है 17 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में खेला गया था। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीता गया यह दूसरा पदक है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से कुल 34 न्यायाधीश का कोटा भी पूर्ण हो चुका है। हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। चलिए इसके बारे से और भी जान लेते हैं। सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाएंगे। यदि हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। यदि हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा कप्तान बने रहेंगे और शुभमन गिल जो है उप कप्तान बने रहेंगे। देखिए हाल ही में जो इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास का घोषणा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक, देखिए असम सरकार ने औपनिवेशिक काल के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है। यदि हम असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। इन्होंने न्याय सुनिश्चित करने और बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में इसे निरस्त करने की घोषणा की है। यदि कोई मुस्लिम विवाह होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। काजियों द्वारा जो विवाह की जो भूमिका निभाया जाता था अब इसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए अब हम असम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यदि हम असम की बात करें तो देखिए असम जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है। इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के प्रमुख जो नेशनल पार्क है काजीरंगा और मानस। चलिए हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में
भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 124। तो फीफा रैंकिंग में भारत जो है 124 स्थान पर है। यदि हम टॉप पर बात करें तो टॉप पर अर्जेंटीना है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। तो ये है फीफा के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ये इसके आदर्श वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। स्वनिधि योजना को आप समझिए सबसे पहले क्या होता है। तो ये जो है नगर निगम के तहत, नगरीय प्रशासन के तहत जो है सड़कों पर जो वेंडर है, ठीक, ठेला या छोटा दुकान वगैरह, उन लोगों को आर्थिक रूप से सहायता या क्रेडिट प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। देखिए इस योजना के तहत 3 प्रकार से क्रेडिट प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 10,000 रुपए, उसके बाद 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए। तो इस तरह से मुद्रा प्रदान किया जाता है ताकि जो है जो स्ट्रीट वेंडर है उसको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी। यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को जर्मन राजनेता उर्सुला वॉन डेर लेयन को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। पहली बार जो है इसकी जो नियुक्ति जो है जुलाई 19 में हुई थी और 1 नवंबर 2019 से अपना पदभार संभाला था। इसका जो वर्तमान कार्यकाल जो है 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से 1 नवंबर 2024 को फिर से ये अपना पद ग्रहण करेगी और अक्टूबर 2029 तक पद पर बनी भी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के, ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ के जिला की बात करते हैं तो जिला कोरबा है। तो कोरबा जिला में गेवरा और कुसमुंडा खदान है। इन खदानों को विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया है। और यह जो रैंकिंग प्रदान करने वाला कौन है? तो worldatlas.com। तो ध्यान रखेंगे worldatlas.com के द्वारा जो है 10 शीर्ष कोयला खदानों में गेवरा और कुसमुंडा को शामिल किया है। यदि हम इसकी वार्षिक उत्पादन की बात करें तो 10% इसका हिस्सेदारी है देश में, ठीक, और 100 मिलियन टन से अधिक, संयुक्त रूप से 100 मिलियन टन से अधिक जो है इसका उत्पादन होता है। यदि हम इस सूची में बात करें तो इंडोनेशिया के 4 खदानें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा प्रदान किया गया है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो देखिए चीन जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। और वही हम भंडारण की बात करें तो देखिए भंडारण में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है भारत में सौर छत प्रणाली के विस्तार के वित्त पोषण के लिए भारत को $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक, देखिए इसे देश में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा और विकसित करने तथा करणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो जो इसके द्वारा जो ऋण प्रदान किया गया है एसबीआई और नाबार्ड के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। देखिए एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय माडुलियान फिलीपींस है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होता है। यदि हम फिलीपींस के राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति जो है मासात्सुगु असाकावा है। कौन सा शहर यूनेस्को की 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दिल्ली जो है इस बार 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी वर्तमान में कर रहा है। यह जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब देश में इसका आयोजन हो रहा है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में इस समारोह का उद्घाटन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनेस्को के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। चलिए यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक यूनेस्को के आड्रे एजुले हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आद्रे एजुले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से ही। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरण। देखिए, अभिनेता रामचरण मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव प्रति वर्ष विक्टोरियन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार है जो रामचरण को राजदूत गेस्ट के रूप में बुलाया भी गया है और रामचरण जो है यह सम्मान प्राप्त करने वाले इंडियन सिनेमा के पहले एक्टर भी बन चुके हैं। आपको पता ही होगा कि रामचरण का प्रमुख जो अभी वर्तमान में आया हुआ जो सबसे प्रसिद्ध फिल्म था RRR जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और इसके एक गाना है नाटू नाटू, उसे जो है ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जिसे हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की द्विवार्षिक बैठक में सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करते हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल का, तो देखिए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वही अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश की गई है? ठीक है, तो देखिए अभी वर्तमान में जो है पीएम किसान योजना के तहत जो है किसानों को 6,000 रुपए जो है वार्षिक प्रदान किया जा रहा है, जिसे अब 8,000 रुपए करने की बात कही गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। कब किया है? तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और 23 जुलाई को बजट पेश किया गया है और इसी दौरान जो है किसानों के लिए 8,000 रुपए किसान योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो पहले खिलाड़ी जो है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। विजय अमृतराज ने एकल और युगल करियर में क्रमशः 18 और 23 की आयु में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी संपूर्ण यात्रा में 13 युगल और 15 एकल खिताब जीते हैं। वह लिएंडर पेस जो है ओलंपिक इतिहास में टेनिस पदक जीतने वाले पहले एशियाई और आज तक का एकमात्र भारतीय भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2025, यानी कि 2025 तक जो है जितने भी सरकारी इमारत है वहां पे सौर ऊर्जा द्वारा बिजली की आपूर्ति किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस खेल से है? तो देखिए PR श्रीजेश का जो संबंध जो है हॉकी से है। यदि हम इसकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो देखिए 2014 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता है, 2018 एशियाई खेल में कांस्य पदक विजेता है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक विजेता है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फीफा इंटरनेशनल हॉकी गोलकीपर ईयर ऑफ द पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से भी से सम्मानित किया गया है। तो ये उनकी उपलब्धियों के बारे से।
अगला क्वेश्चन, आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कमला हैरिस। देखिए कमला हैरिस जो है वर्तमान में अमेरिका के उप राष्ट्रपति हैं। तो अब जो है अगला जो चुनाव नवंबर में होने वाला है, इसके तहत जो है कमला हैरिस को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन मिला है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ललियांजू आलर चांगते और इंदुमती काथिरेशन को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक, यदि हम AIFF की बात करें तो इसका जो है फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी स्थापना 23 जून 1997 को होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21.71%। ठीक, तो 21.71% जो है देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। यदि हम भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और इसी के द्वारा जो है द्विवार्षिक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी INS टेग। देखिए भारतीय युद्धपोत INS टेग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया है, जिसमें से 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई शामिल है। बता दें कि हाल ही में कोमोरोस ध्वज वाले KA तेल टैंकर MT फाल्कन प्रेस्टीज पर सवार थे, जो हाल ही में ओमान तट के पास डूब गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 लाख रुपए। देखिए यदि हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। पहला जो ऋण है शिशु ऋण है, दूसरा किशोर ऋण है और तीसरा जो है तरुण ऋण है। तो किशोर ऋण शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपए का वित्तीय सहायता है, यानी कि लोन प्रदान किया जाता है। किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो है बजट 2024-25 के तहत जो है इसे तरुण योजना के तहत 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। यह सीमा पहले 10 लाख रुपए था। ठीक है, इसका लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिन्होंने सफलतापूर्वक 10 लाख रुपए तक ऋण चुका दिया है। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 900 करोड़ रुपए। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3,442 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पहल के लिए रखा गया है। यदि हम भारत के खेल मंत्री की बात करें तो भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? यदि हम रक्षा बजट की बात करें तो देखिए रक्षा बजट जो है जितने भी मंत्रालय है सभी मंत्रालय में सर्वाधिक बजट जो है इस बार रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। यह जो है 6.22 लाख करोड़ रुपए है। देखिए रक्षा मंत्रालय के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की यदि हम तुलना करते हैं तो 18.43% अधिक है। ठीक, और इसमें जो है 27.66% जो है पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है। रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के CEO और MD के रूप में कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो कार्यकाल 3 साल का होगा, जो कि 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा। वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन जो है बैंक के MD और CEO है। फेडरल बैंक की स्थापना
23 अप्रैल 1931 को होता है। इसका मुख्यालय कोची केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? यदि हम हेनले रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए हेनले जो है प्रति वर्ष 2 बार इस प्रकार का रिपोर्ट जारी करता है, पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स के तहत सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर है। देखिए सिंगापुर जो है यहाँ का जो पासपोर्ट है वो करीब 195 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। द्वितीय स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। भारत के स्थान 82वां है जो कि 58 गंतव्य तक बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। साथ ही साथ भारत के सेनेगल और ताजिकिस्तान भी है संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए सबसे अधिक रन खिलाड़ी बनाने वाली खिलाड़ी जो है हरमनप्रीत कौर है। ठीक, हरमनप्रीत कौर ने यूएई के खिलाफ महिला एशिया कप T20 मैच के दौरान स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने 47 गेंदों पर 66 रन बनाए। अब तक इनका जो कुल रन है 3415 हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। देखिए नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया है। 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 को हुआ है। इसका मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष थॉमस बाक है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो हमेशा देखते रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।